Today we will study a new chapter, that is immune system. As you all know that our body is continuously doing work. We are living in an environment which is surrounded by different biotic factors. उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जिसमें से कुछ हमें विजिबल भी नहीं होते हैं. अबायोटिक फैक्टर जैसे सॉइल, वाटर, एयर, ये सारा भी हमें सराउंड करता है. तो इसमें कुछ जो कंपोनेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें हम इनहेल करते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए पैथोजन का काम करते हैं. जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं या किसी भी एयर इनहेलिंग ऑफ एयर के थ्रू दे कैन एंटर आवर बॉडी. तो दे एक्ट एज अ फॉरेन सब्सटेंस इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी कंटिन्यूसली उनके कांटेक्ट में आती रहती है. तो इन फॉरेन सब्सटेंस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम वर्क करता है, दैट इज़ नोन एज इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम का मतलब एक तरह से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे घर में अगर कोई भी अनवांटेड पर्सन आता है तो वी क्लोज आवर डोर, हम उसको हमारे घर में एंट्री नहीं देते हैं. उसी तरह से हमारी बॉडी जो होती है वो बाहर से कोई भी पैथोजन अगर एंटर करता है, फॉरेन पार्टिकल जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई डस्ट पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में आइदर इनहेलेशन और थ्रू फूड, इफ़ इट एंटर्स इन आवर बॉडी देन आवर बॉडी डज नॉट परमिट इट. उसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम वर्क करता है एंड दैट सिस्टम इज़ नोन एज इम्यूनिटी सिस्टम. एक तरह से ये हमारी बॉडी का बॉडी गार्ड होता है. हमारी बॉडी को उन पैथोजन से ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है. तो हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज इम्यूनिटी. इम्यून सिस्टम का मतलब वी आर हैविंग एन इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई दैट फॉरेन सब्सटेंस. सबसे पहली बात, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई दैट फॉरेन पार्टिकल. उस फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना. फॉरेन पार्टिकल से मतलब यहाँ पे जो हमारी बॉडी से में बाहर से एंटर करता है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज फॉरेन पार्टिकल. तो हमारी बॉडी के लिए बाहर से आने वाला कोई भी पैथोजन या डिजीज कॉजिंग फैक्टर, जिसमें कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, तो कोई वायरस, फंगस, पैरासाइट कुछ भी हो सकता है, तो बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करेगी, उसको ट्रेस करेगी एंड देन उसको इनएक्टिव बनाएगी ताकि वो हमारी बॉडी को ओवरटेक न कर सके. और उसके बाद इट विल एलिमिनेट दैम विदाउट हार्मिंग द बॉडी टिश्यू. उसके बाद में क्या करेगी? वो उसको एलिमिनेट कर देगी, यानी हमारी बॉडी से निकाल देगी. तो इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को बॉडी आइडेंटिफाई करके, ट्रेस करके एंड देन इट विल मेक इट इनएक्टिव ताकि वो हमें बीमार न बना सके, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ है उनको ओवरटेक न कर सके और फिर उसको एलिमिनेट कर देना. दैट इज़ नोन एज इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी की स्टडी को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी. उसे हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. तो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? This immunology word has been derived from the Latin word that is immunis. ये जो word है ये हमने एक Latin word से लिया है and that Latin word is immunis. Immunis का मतलब होता है to be free from the burden or the ability of the body to provide safety against various disease causing factor. बहुत सारे जो disease causing factor होते हैं उनसे हमारी बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड करना, दैट इज इम्यूनिस. और लोगो मतलब होता है स्टडी, तो उसकी स्टडी को हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजी. तो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इट इज मीन्स मेकिंग द बॉडी फ्री फ्रॉम बर्डन और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट वेरियस डिजीज कॉजिंग फैक्टर. एंड स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी. अब इम्यूनोलॉजी में हमारे पास में दो टर्म मेन आती है. फर्स्ट इज सेल्फ एंड सेकंड इज नॉन सेल्फ. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इम्यून सिस्टम एक तरह से हमारी बॉडी का बॉडी गार्ड है. ये हमारी बॉडी में लिमिटेड चीज़ों को ही परमिट करता है एंट्री के लिए.
अगर हमारे घर में कोई भी मेंबर आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि दैट पर्सन इज़ नोन टू अस और नॉट, वो हमारी फैमिली का मेंबर है या नहीं है। इफ़ इट बिलोंग्स टू आवर फैमिली देन वी परमिट हिम टू एंटर, और अगर वो हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है तो हम उसके लिए वो गेट नहीं खोलते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक गेट कीपर की तरह होता है। वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को एंट्री देगा, हमारी बॉडी में उसको सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होती है। बॉडी के टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सेल्स जो होते हैं दे आर सेल्फ, लेकिन बाहर से अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंस एंटर कर जाता है तो दैट बिकम्स द नॉन सेल्फ पार्ट, यानी कि बॉडी को वो परमिट नहीं करेगा कि वो हमारी बॉडी में एंटर कर पाए। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ हमारे पास आता है कि सब्सटेंसेस दैट आर फॉरेन टू द बॉडी, जो सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारी बॉडी की सेफ्टी के लिए इम्यून सिस्टम उनको एंटर नहीं करने देता है एंड दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द बॉडी, उनको वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इफ़ इट रिकग्नाइज द टिश्यू एज सेल्फ, अगर उसे लगता है कि ये हमारी बॉडी का ही टिश्यू है, कोई पार्ट है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, उस ऑर्गन को पहचान करके और बॉडी में परमिट करेगा ताकि वो उसमें रिप्लेस हो जाए। वैसे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गन को उसमें लगाते हैं, तो वो फॉरेन पार्टिकल होता है। लेकिन जब हम वो लगाते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सबसे पहले नॉन सेल्फ समझकर परमिट नहीं करती है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। उस केस में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमें सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस किया जाता है ताकि वो उस समय उसको नॉन सेल्फ समझकर डिस्कार्ड नहीं करे। फिर उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी में केमिकल्स और ड्रग्स के थ्रू उसको सेल्फ बिहेव करवाया जाता है कि वो हमारी बॉडी का ही मेंबर है। तब हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करना स्टार्ट करती है और वो उसे सेल्फ समझते हुए एक्सेप्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पार्ट जो होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनको हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है और फॉरेन पार्टिकल्स को वो नॉन सेल्फ समझकर रिजेक्ट करती है। तो दिस इज अबाउट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की होती है, पहली है नेचुरल एंड दूसरी है एक्वायर्ड। नाम से ही पता चलता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे में बर्थ से प्रेजेंट है, जो हमने नेचुरली गेन करी है, दैट इज नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी विच इज जनरेटेड बाय द मेमोरी obtained due to repeated attack of different microorganism on the body। ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है, बाय जेनेटिक प्रेजेंट है, यानी कि नेचुरली वी हैव गेन इट, सच इम्यूनिटी इज नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, यानी बार बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पर अटैक करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करेगा, उसको मेमोराइज कर लेगा, उसको याद कर लेगा। हमारे घर पे कोई गेस्ट बार बार में आता है तो छोटे छोटे बच्चे भी उनको पहचान जाते हैं, वो अपने मेमोराइज कर लेते हैं कि हाँ ही इज़ अ गेस्ट, ही इज़ जनरली कमिंग टू आवर फैमिली। तो उस तरह से उसको मेमोराइज करके हमारी बॉडी भी उस पैथोजन के लिए क्या करती है, एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। हमने गेन करी है, एक्वायर करी है, तो ऐसी इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी बर्थ से प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी। वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। जैसा कि हमने देखा दो तरह की इम्यूनिटी होती है, नेचुरल एंड एक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। व्हाट इज नेचुरल इम्यूनिटी? तो नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय डिफरेंट और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली। अगर नेचुरल वे में हमारी बॉडी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकती है,
बाहर से हमने कुछ भी नहीं किया है और हमारी बॉडी उसको नेचुरल वे में रोकती है, एंटर नहीं करने देती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, या अगर कोई एंटर कर लेता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, देन इट इज़ नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनेट इम्यूनिटी। इसको हम डिफरेंट टॉपिक्स में स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से नेचुरल इम्यूनिटी वर्क करती है। 4 डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर, देन सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, देन सेलुलर फैगोसाइटिक बैरियर एंड देन इन्फ्लेमेटरी बैरियर या साइटोकाइनिन बैरियर। इन सबको हम देखते हैं कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब सामने से कोई अवरोध आ जाना, फिजिकली कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं करने देती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं स्किन। स्किन जो होती है हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस होते हैं उनके बीच में एक बैरियर का काम करती है। यहाँ पे सारे हमारे ऑर्गन्स हैं और ये हमारी स्किन है। तो अगर कोई भी पैथोजन यहाँ पर अटैक करेगा तो उसको अटैक करने के लिए स्किन को क्रॉस करके और यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो स्किन क्या करेगी, यहाँ पर एक तरह से ये फिजिकल बैरियर का काम करेगी। अब स्किन जो होती है वो 2 लेयर से मिलकर के बनती है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड द सेकेंड वन इज डर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है उसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसमें एक पिगमेंट होता है, डेड से बनता है कॉम्पोनेंट से, दैट इज केरेटिन। तो ये जो केरेटिन पिगमेंट होता है ये हमारे स्किन के लिए फिजिकल बैरियर का काम करता है। जो आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर होती है स्किन में वो डेड सेल्स की बनती है और ये जो टफ लेयर डेड सेल्स की है इन्हीं में ही हमारा ये प्रोटीनस केरेटिन होता है और इस केरेटिन को पेनिट्रेट कर पाना पैथोजन की बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे पैथोजन जो होते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर जो है केरेटिन से बनी हुई इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा पहला जो प्रोटेक्शन सेंटर होता है वो क्या बन जाता है, आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ केरेटिन। क्योंकि इसको ये क्रॉस नहीं कर पाते तो ये हमारे लिए एक तरह से फिजिकली बैरियर का काम करती है पैथोजन से। अब जो एपिडर्मिस है उसके नीचे हमारे पास आती है सेकेंड लेयर डर्मिस। ये डर्मिस जो है ये बहुत सारे ऐसे मल्टी लेयर्ड सेल्स से मिलकर के बनती है। इन डर्मिस की बहुत सारी सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सेल्स, फैट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स और इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो यहाँ पर फैट ग्लैंड्स होती है कनेक्टिव टिश्यू में, कहाँ पर, स्किन की डर्मिस लेयर में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उस कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, फैट ग्लैंड्स। दीज फैट ग्लैंड्स आर कनेक्टेड विथ हेयर फॉलिकल। हमारे जो हेयर की जो फॉलिकल होती है वो इस फैट ग्लैंड से कनेक्टेड होती है। इन हेयर फॉलिकल्स में जो सिक्रीशन निकलता है दैट इज नोन एज सीबम, उसे हम कहते हैं सीबम। इस सीबम का जो कंपोजिशन होता है उसमें प्रेजेंट होती है लैक्टिक एसिड और इस लैक्टिक एसिड का पीएच होता है 3 to 5। तो इसके कारण से क्या होता है कि अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो उस एसिडिक नेचर के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता या पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं हम इसको कि डर्मिस जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। डर्मिस किसकी बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की। और इस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास हेयर फॉलिकल होता है, स्वेट ग्लैंड होती है, फैट ग्लैंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ यहाँ पर जो फैट ग्लैंड है वो किससे कनेक्टेड है, हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं दे सीक्रेट एन ऑयली सीक्रीशन विच इज नोन एज सीबम, उसे हम कहते हैं सीबम। एंड दिस सीबम कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। उसकी कंपोजिशन में हमें मिलेगी लैक्टिक एसिड जिसका पीएच एसिडिक होता है 3 to 5 होता है। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे डू नॉट ग्रो एट दिस पीएच। पैथोजन कैन एंटर थ्रू इंसेक्ट बाइट और ओपन वुंड्स
एंड कैन इन्फेक्ट द बॉडी। तो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन की दृष्टि से जो फर्स्ट बैरियर होता है वो होता है फिजिकल बैरियर। तो इस तरह से हमारी जो स्किन है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और पैथोजन की एंट्री के लिए एक तरह से फिजिकल बैरियर का काम करती है। अब हम देखते हैं सेकेंड बैरियर, दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। नाउ द सेकेंड नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग बैरियर इज म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ये हमें कहाँ पर मिलती है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में। यहाँ पर इन सिस्टम्स में जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं दे आर हैविंग अ लेयर ऑफ एपिथेलियम मेम्ब्रेन। यहाँ पर किसकी लेयर होती है? एपिथेलियम मेम्ब्रेन। और इस एपिथेलियल मेम्ब्रेन की जो सेल्स होती है इसके ऊपर छोटे छोटे टाइनी सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये सीलिया क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो जो अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अटैक करता है तो इट गेट स्टक इन दिस म्यूकस प्रोड्यूसिंग एपिथेलियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये जो सेल्स होती है ये सीक्रेट करती है म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है और अब अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर आता है, एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो इट गेट स्टक विथ दिस म्यूकस। वो इस म्यूकस से स्टक हो जाता है और ये जो एपिथेलियम है ये कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? रीन्यूड होती रहती है। पुरानी हटती रहती है और नई जो है वो आती रहती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर स्टक हुआ था वो भी यहाँ पर इसके साथ में शेड ऑफ हो जाता है, रिमूव हो जाता है, दूर हटा दिया जाता है और इस तरह से ये जो म्यूकस लेयर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इसके कारण से भी जो बैक्टीरिया है वो आगे की साइड में शिफ्ट आउट होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। दैट एंजाइम नेम इज लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया को किल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हमारे पास में म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनिटी सिस्टम में। कैसे करती है? सबसे पहले हमारे जो मेजर सिस्टम होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन दिस यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, तो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम मेम्ब्रेन। इसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल होती है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आएगा तो इसके म्यूकस में स्टक हो जाएगा और ये मेम्ब्रेन रिन्यू होती रहती है तो इसके साथ में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हटा दिया जाता है। और सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं वो भी उनको बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया को किल करता है। Now the third pathway is physiological barrier. Physiological barrier मतलब they are affecting the physiology। वो हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी गिव डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्रेशन। अलग अलग पार्ट जो होते हैं उनसे अलग अलग टाइप का सीक्रेशन रिलीज होता है एंड दे ड्राइव अवे द डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स। वो क्या करते हैं? बॉडी के जो डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी से टीयर्स रिलीज होते हैं तो इनमें एंजाइम प्रेजेंट होता है जैसे लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा? इट विल किल द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसी तरह से बॉडी के अंदर कुछ सीक्रेशंस ऐसे रिलीज होते हैं जैसे सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड जो होता है इसके अंदर स्पर्माइन और जिंक होते हैं और ये भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक से रिलीज होने वाला गैस्ट्रिक जूस
इस गैस्ट्रिक जूस से HCl निकलता है और ये HCl जो होता है इसका pH भी बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होता है एंड इट रिमूव्स देम। तो एक तरह से सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग फ्लूइड होता है। इसी तरह से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसके अंदर लैक्टोपेरोक्साइडेज होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिक्रीशंस रिलीज होते हैं जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो इम्यूनिटी सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है और वो 2 स्टेप्स में करता है। पहला कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज फेगोसाइटोसिस। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले इनसे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं या जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो अपना बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद में उन्हें फेगोसाइट कर दिया जाता है या उन्हें एनगल्फ कर लिया जाता है जिससे वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम अपना वर्क करती है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जो है उसके 3 सब पार्ट थे। फिजिकल बैरियर जिसमें हमने देखा था स्किन जिसकी एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर किस तरह से देती है। सेकेंड हमने देखा म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पर होती है। थर्ड हमने देखा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हम देखते हैं सेकेंड कैटेगरी दैट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो कॉम्पोनेंट सिस्टम है नेचुरल इम्यूनिटी का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है इट इज द ग्रुप ऑफ मोर देन 30 प्रोटीन्स। इसमें हम क्या देखते हैं 30 प्रोटीन्स हैं और ये साथ में ही बाउंडेड रहते हैं और ये प्रोटीन जो होते हैं ये प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C। यहाँ पर सुफिक्स में हम उनको नंबर दे देते हैं जैसे C1, C2, C3 इस तरह से हम इनको नंबर दे देंगे और नंबर देने के बाद में ये क्या करते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो होता है जो वाइडली फाउंडेड कंपोनेंट होता है जो सबसे ज़्यादा मिलता है दैट इज C3। ये वाले जो प्रोटीन हैं ये सारे कहाँ पर मिलते हैं प्लाज्मा में मिलते हैं और प्लाज्मा में ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आने पर क्या करेंगे सबसे पहले तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद में दे डिसोसिएट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इन टर्न एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर अनदर प्रोटीन। जैसे ही कोई पैथोजन इन्हें मिलता है तो ये उस पैथोजन के कांटेक्ट में आने पर एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद में ये डिसोसिएट हो जाएंगे और ये डिसोसिएशन जो होता है ये नेक्स्ट प्रोटीन को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। देन सम कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स फॉर्म अ कवर अराउंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें से कुछ जो प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं ये क्या करेंगे, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये इसके चारों तरफ एक कवर बना देते हैं। दे कवर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन दिस कवर अट्रैक्ट्स द फेगोसाइट्स। जो फेगोसाइटिक सेल होती है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है ये उनको अट्रैक्ट करती है और वहाँ तक पहुँच करके ये सेल जो है फेगोसाइट कर ली जाती है, एनगल्फ कर ली जाती है। दीज आर एनगल्फ बाय द फेगोसाइट। फेगोसाइट का मतलब होता है खा जाना। तो हमारी ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होती है जैसे मैक्रोफेज सेल्स है, न्यूट्रोफिल सेल्स है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कवर्ड बाय अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन it reaches to the phagocytic cell that is either macrophage और न्यूट्रोफिल। तो ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद में ये सेल जो है वो क्या करेगी, इनको एनगल्फ कर देगी। एक बार फिर से समझते हैं। सेकेंड सिस्टम नेचुरल इम्यूनिटी का है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द नेचर। हमने इसको बाहर से नहीं डाला, हमारी बॉडी में नेचर में प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इट इज़ नेचुरल इम्यूनिटी। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं।
30 से भी ज़्यादा होते हैं, तो उनको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, C लिख करके और सुफिक्स के फॉर्म में नंबर लगा देते हैं, C1 C2 C3 C4 इस तरह से। सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो होता है दैट इज़ C3, ये प्लाज्मा में मिलते हैं। तो प्लाज्मा में जब ये कोई भी पैथोजन को देखते हैं तो सबसे पहले ये क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद में ये प्रोटीन है, ये क्या हुआ, अभी एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद में जब ये डिसोसिएट होगा और अगले प्रोटीन, जैसे सपोज दिस इज C1, तो ये क्या करेगा, C2 को एक्टिवेट करेगा। अब C2 जो है वो इन टर्न एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। बीच में कुछ प्रोटीन जो होते हैं, ये प्रोटीन क्या करते हैं, जब इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है तो ये उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद में दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अब ये जो ऐसा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर किया हुआ है, इट रीचेस टू द फेगोसाइटिक सेल। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी होती है जो एनगल्फ कर लेती है इनको, कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन को, तो यहाँ पर ये वहाँ तक पहुँचेंगे फेगोसाइटिक सेल, जैसे कि मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल है, वो उनको एनगल्फ कर लेगी। तो इस तरह से ये जो प्रोटीनियस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, ये भी एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नाउ द थर्ड सिस्टम विच इज एक्टिंग एज ए नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम इज सेल्यूलर फेगोसाइटिक बैरियर। सेल्यूलर का मतलब सेल, फेगोसाइटिक का मतलब होता है उसको ऐसे कि ऐसे खा जाना। तो कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसी होती है जो फेगोसाइट कर लेती है किसी भी पैथोजन को। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट मोनोसाइट, देन मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल, देन मैक्रोफेज। ये सेल्स जो होती है ये किसी भी पैथोजन को जब भी देखती है तो ये उसको फेगोसाइट कर लेती है, उसको ट्रैप कर लेती है और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर लेती है। तो these cells are either circulated in the body fluid or get blocked in some tissues and perform the function of phagocytosis। ये या तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे प्रेजेंट रहती है या किसी पर्टिकुलर टिश्यू में या ऑर्गन के अंदर एंट्रैप होकर के और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो नाम से ही समझ में आता है सेल्यूलर फेगोसाइटिक बैरियर, यानी सेल्स है और वो क्या कर रही है, उस पैथोजन को फेगोसाइट कर रही है या खा रही है। तो दिस इज सेल्यूलर फेगोसाइटिक बैरियर। Now the last type of natural immunity is inflammatory barrier। inflammatory barrier में क्या होता है कि whenever a wound is developed, कभी भी जब चोट लग जाती है किसी भी इंजरी से या इन्फेक्शन से, तो वहाँ की जो सेल्स है वो डैमेज हो जाती है और उनके डैमेज होने के कारण जो सराउंडिंग एरिया होता है ये हमें रेडिश नज़र आता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर चोट लगने से ये सेल्स डैमेज होती है और एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी अकर विच इज नोन एज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। द इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ हिस्टामीन। ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामीन एंड प्रोस्टाग्लैंड्स फ्रॉम द मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी मास्ट सेल से जो सीक्रेशन निकलता है और हिस्टामीन निकलता है, उसके कारण से यहाँ पर जो चोट लगने पर सराउंडिंग एरिया कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। उसके कारण से वहाँ पर जो भी ब्लड कैपिलरीज होती है ये ब्लड कैपिलरीज बिकम परमिएबल, उनकी परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और उसमें से क्या बाहर आता है, प्लाज्मा और कुछ फेगोसाइटिक सेल्स। अब ये जो प्लाज्मा है इससे रिलीज होता है सीरम और ये जो सीरम प्रोटीन होता है इसमें प्रेजेंट होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो उसके कारण से ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अक्यूमुलेशन ऑफ दीज सीरम ऑन द लोकेशन ऑफ वुंड जनरेट्स इन्फ्लेमेशन
और उसके कारण से ही ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डेवलप होता है और उसी के कारण से ही इम्यूनिटी मिलती है। तो एक्चुअल में चोट लगती है, वहाँ पे जो वुंड होता है उसके आसपास की सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। डिस्ट्रॉयड होने पर सीरीज ऑफ एक्टिविटी अकर विच इज नोन एज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज जो कि इस वुंड को सराउंड करती है वहाँ पर उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। परमिएबिलिटी बढ़ जाने पर क्या होगा, वहाँ से प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, कुछ फैगोसाइटिक सेल्स बाहर आ जाती है। प्लाज्मा कंटेन्स सीरम और उस सीरम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो फैगोसाइटिक जो इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग होती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इनबिल्ट है, दे आर प्रेजेंट बाय बर्थ। इसलिए ये सारी चीज़ें किस में आती है, नेचुरल इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में। पहला फिजिकल बैरियर जिसमें हमने स्किन और डर्मिस को देखा, एपिडर्मिस डर्मिस को, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमने देखा हमारे डिफरेंट सिस्टम में एग्जिस्ट करती है। म्यूकस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टक करके और रिमूव करता है। तीसरा हमने देखा फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसमें कुछ सिक्रीशंस जैसे गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाला HCl वो उनको बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसमें कि प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन जो है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सराउंड करके फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। देन सेल्यूलर फैगोसाइट मतलब कुछ सेल्स जो होती है जैसे मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, तो ये सेल्स जो हैं ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को इनगल्फ करके। एंड लास्ट इज इन्फ्लेमेशन बैरियर। इन्फ्लेमेशन बैरियर में प्लाज्मा में प्रेजेंट जो सीरम होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज नेचुरल इम्यूनिटी।